बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा मुल्क जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसकी जो बेसिक है वो इस्लाम है, जो इस्लाम के नाम पर बना, जिसका मतलब कलमा तैयबा है, उस पर रिसेंटली एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है जो 24 मई 2018 को पास हुआ, जब कौमी असम्बली के जो स्पीकर थे वो अयाज सादिक थे। और उसके बाद ये 3 साल पेंडिंग रहा उनकी ड्यू टू जो गवर्नमेंट चेंज हुई। फिर उसके बाद ये रिसेंटली पार्लियामेंट में लाया गया और उसमें ये पास हुआ है। क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि आप ये जो एक्ट पास हुआ उस पर बात करो, फेस टू फेस जब मिलते थे या फिर व्हाट्सएप पर ये बात कहते थे। क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये एक लॉ का मसला है, क्योंकि एक कानून की बात है, और दूसरी बात ये कि ये एक शरई बात है। दोनों ये एक हसास सी चीज़ें हैं। इस पर बात करने से पहले मुझे बेहतर लगा कि मैं इस एक्ट को स्टडी करूँ और इस पर मुख्तलिफ जो मेरे लॉयर दोस्त हैं उनसे भी उनकी ओपिनियन लूँ, फिर इस पर मैं बात करूँ। इसकी 2-3 दिन लेट होने की वजह जो थी वो यही थी। मेरे सामने इस वक्त ये पड़ा हुआ है एक्ट, क्योंकि एक लॉ की लैंग्वेज है, मैं नहीं समझता कि मैं इसको ऐसे उठा के बयान कर दूं। और सबसे जो मुझे चीज़ थोड़ी सी यानी कि बुरी लगी वो ये है कि मेरी जो जमातें हैं, जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, जो इस्लामी जमात पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जमात इस्लामी हो या फिर जो दूसरी जमातें हैं, उन सारों ने इस बिल को सपोर्ट किया है, इस बिल के हक़ में वोट दिया है। और ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वो इस्लाम की बेस पर जाते हैं, तो लिहाजा उन्हीं से की उम्मीद की जा सकती है कि अगर एंटी शरीयत जो है कोई चीज़ है तो वो उसकी यानी कि रिजेक्शन में जाए। सबसे पहले तो इस पर इस पर तकरीबन इसके 6 चैप्टर हैं इस एक्ट के। जो इसमें पहला चैप्टर वो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि वो उसकी डेफिनेशन बताता है। इसमें वो कहता है कि जो फ़र्ज़ करें कि आप बाय बर्थ क्या हैं, ये डिपेंड नहीं करता। ट्रांसजेंडर या जेंडर जो आपकी है वो बाय बर्थ मर्द है या औरत है, इससे कोई सरोकार नहीं है। जो आप फील करते हैं आपने वो लिखवानी है और उस के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट किया जाएगा। ये जो एक पहला चैप्टर था वो ये बात कहता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन बता रहा है ट्रांसजेंडर की। उसके बाद इसका जो दूसरा चैप्टर है इसमें वो बताता है कि रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। आप ये देखें कि आप बाय बर्थ मर्द पैदा हुए हैं या औरत पैदा हुए हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है। आप 18 साल बाद जब नादरा में जाएं अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाने, जब उसके अंदर आप पेश हों, तो आपने जो आप फील करते हैं, आप अगर मर्द हैं लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके मफादात अगर इससे उलट हैं, तो आप कहते हैं कि मैं औरत लिखवा लूँ। अगर आप औरत हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं मर्द लिखवा लूँ, जो आप फील करेंगे, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बैठेगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा, जो आप फील करेंगे वो आप लिखवाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ये आपको ट्रीट किया जाएगा आने वाले जो दिन हैं इस एक्ट के मुताबिक। जो इसका तीसरा चैप्टर है वो है प्रोहिबिशन ऑफ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इसमें वो बताया नो पर्सन शैल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन ऑन एनी ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली वगैरह वगैरह। इसमें यह है कि आपको जो आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट किया जाएगा। आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो उसी तरह आपको मिलेंगी। अगर आप मर्द हैं तो मर्द के अकॉर्डिंगली मिलेंगी, और अगर आप औरतें हैं तो औरत के अकॉर्डिंगली मिलेंगी। आप ये देख लें कि इसमें आगे जो चैप्टर है वो थोड़ा सा मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने डिफरेंट लॉयर से पूछा कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या चीज़ है ये, कि उन्होंने कैसा एक्ट पास कर दिया है पास करने वालों ने। और इसमें जो चैप्टर नंबर 4 है वो ओब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट शैल टेक फॉलोइंग स्टेप टू सिक्योर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड देयर इंक्लूजन ऑफ सोसाइटी, नेमली, यानी कि उनको इस्टेब्लिश अ प्रोटेक्शन सेंटर, सेफ हाउसेज, इंश्योर द रेस्क्यू, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी, साइकोलॉजिकली केयर, काउंसलिंग एंड अडल्ट एजुकेशन ट्रांसजेंडर पर्सन, सो ऑन एंड सो फॉर। जो इसका चैप्टर नंबर 5 है
इस पर जो पॉइंट हैं वो बड़े थोड़े से ख़तरनाक हैं, यकीन करें आप। इसमें वो ये कहता है कि राइट टू इनहेरिट, यानी कि जो जायदाद है का हिस्सा है ना, जो हमारी शरीयत है या जो फिर हमारा कानून है, हमारी शरीयत के मुताबिक जो बेटियों का हिस्सा है वो 1/4 है या एज सच है, क्योंकि मर्द से कम है। अब वो इसमें ये कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जेंडर पर्सन इन कैरिंग द राइटफुल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रेस्क्राइब्ड अंडर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आप ये देखें कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपकी बहन, आपकी बीवी या कोई भी औरत, क्योंकि हमारी माएँ बहनें हैं, वो 18 साल बाद जब अपना आईडी कार्ड बनवाना चाह रही है, जब बनाना चाहती है और नादरा में जाके वो पेश होती है, वो ये कह दे कि मेरी जो फीलिंग्स हैं वो लिहाजा मर्दों वाली हैं और मुझे मेरे शनाख्ती कार्ड पर मर्द लिखा जाए, तो उसके शनाख्ती कार्ड पर मर्द लिखा जाएगा और वो जो आपकी जायदाद का हिस्सा है वो मर्द के मुताबिक लेगी, क्योंकि जो मर्दों का हिस्सा है उसको वही मिलेगा। इस चीज़ की मैंने ये बार बार अपने कुछ दोस्त लॉयर से क्वेश्चन किया, वो कहते हैं ये चीज़ हमें भी समझ नहीं आ रही कि क्योंकि इसकी अभी कोई डिटेल मज़ीद सामने नहीं हो सकता है, किसी कोर्ट की जजमेंट सामने आ जाए, क्योंकि इसको शरई अदालत जो है फेडरल, उसमें भी इसको यानी कि पिटिशन किया गया की है, मेरा ख्याल है उरिया मकबूल जान एक और आदमी थे। तो अब ये देखें कि कोई भी लड़की अगर वो शनाख्ती कार्ड बनाने जाती है और अब मर्द लिखवा लेती है, तो वो शरीयत के आपके कानून उसको फुल फ्लेज अलाउ कर रहा है कि आप जनाब मर्दों के मुताबिक हिस्सा लेंगी। लेकिन देखते हैं कि आगे होता क्या है जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है हमारे मुल्क के अंदर। जो दूसरा है वो राइट टू एजुकेशन। इनको यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है, अगर कोई मर्द ये चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि कोटा सिस्टम होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और ऐसे जो जॉब्स वगैरह उनके अंदर कोटा होता है। अगर कोई लड़का वो नादरा में पेश होता है और ये कहता है कि मैं फ़ील कर रहा हूँ, मुझे मर्दों वाली फीलिंग औरतों वाली फीलिंग्स है मेरे अंदर, जो मेरे मफादात हैं वो औरतों वाले हैं, तो लिहाजा मुझे आप यानी कि औरत ट्रीट कर दें, क्योंकि कोई मेडिकल बोर्ड नहीं, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा और आपको डायरेक्ट आपको औरत यानी कि वो लिख देगा और आप जाकर अपना जो सारा कुछ है एजुकेशन के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोटा बेस पर या फिर जो एक स्पेशल यूनिवर्सिटी भी लड़कियों की भी होती है उसके अंदर जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। बड़े माशाल्लाह इन्होंने एक्ट पास किया है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल में। देखिए हमारे पब्लिक सर्विस के अंदर आप देख लें, वो पंजाब का हो या फिर फेडरल लेवल पे हो, उसके अंदर एक कोटा होता है कि ये जो कोटा है ये वेमेन कोटा है। अब अगर किसी भी मर्द की फीलिंग ये है कि जनाब वो जाकर अपने जब आईडी कार्ड अपना बनवाता है तो वो लिख देता है कि मेरी जो फीलिंग्स वो औरतों वाली हैं, मुझे औरतों की तरह ट्रीट किया जाए, तो फिर वो जाकर जनाब वुमेन कोटा पर भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो जाकर ख़ुद लिखवा लेगा। उसके बाद राइट टू वोट है कि इनको यानी कि राइट भी मिलेगा, जैसे कि आपने देखा है कि जो पोलिंग बूथ होते हैं उसमें एक औरतों का होता है, दूसरा मर्दों का होता है। अगर वो किसी मर्द ने औरतों का वाला लिखवाया है तो वो औरतों के पोलिंग बूथ में घुस जाएगा और वहीं जाकर, क्योंकि उसके आईडी उसको ये जो कानून ने उसको फुल फ्लेज इजाज़त दिया, तो हम और तुम उसको कैसे रोक सकेंगे। जो राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, यानी कि वो सरकारी नौकरी या फिर ऑफिस जो है वो भी वो कर सकता है। राइट टू हेल्थ, हम सब की माँ और बहनें हैं, आप ये देखें कि औरत की जो सेहत है वो मर्दों की निस्बत डिफरेंट होती है, जो उनके हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब एक औरत अगर यानी कि मर्द एक औरत लिखवा लेता है तो वो ये जो एक्ट है वो ये कह रहा है कि उनको हेल्थ है, अगर उसकी एक मर्द है, अगर उसके आईडी कार्ड पर औरत लिखा हुआ है, एक्चुअली वो मर्द है लेकिन उसने अपना आइडेंटिटी है वो चेंज कराई हुई, या फिर उसने आईडी कार्ड नादरा के अंदर जो अपनी आईडी कार्ड बनवाया तो उसके अंदर इसने औरत लिखा हुआ है, तो लिहाजा उसको औरतों वाली ट्रीटमेंट दी जाएगी। उसके बाद है राइट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी कि आपको पता है कि औरतों के लिए अगर आप कहीं भी जाएं, एक अलग इशू है, मसाजिद के अंदर भी औरतों के लिए एक अलग जगह रखी होती है, पार्ट्स वगैरह में, सो ऑन एंड सो फॉर। तो उनका एक मर्द अगर उसने औरत लिखवाया तो वो औरतों वाली जगह पे चला जाएगा,
फिर वो मसाजिद के अंदर भी अगर वो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो एक्चुअली वो मर्द है लेकिन उसने औरत लिखवाया, तो वो मसाजिद के अंदर भी औरतों की जगह जाग, क्योंकि उसके पास वो एक सबूत होगा। राइट टू प्रॉपर्टी, इससे ये है कि वो यानी कि वो प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद भी सकता है, बेच भी सकता है, उससे हक़ होगा, यानी कि वो रेंट पर भी ले सकता है। दो मर्द औरतें जो हैं यानी कि दोनों मर्द या दोनों औरतें वो उस प्रॉपर्टी के रेंट पर लेते, जो करते हैं उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वो जो भी करते हैं लेस देन यानी कि अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो उनके लिए कोई यानी कि ये जो लॉ एक्ट है वो इस जगह है। राइट टू फंडामेंटल, गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट, जो अकॉर्डिंग टू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, इस पर ये एक ठप्पा लगा रहा है, एक यानी कि एक मोहर होती है, ये वो मोहर है। और इसमें वो बता रहा है कि जो इनके फंडामेंटल राइट हैं, जो सारे ऊपर मैंने बताए हैं, उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली फुल फ्लेज उनको ये चीज़ें दी जाएंगी। देखिए ये जो मेन चीदा पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए हैं। सबसे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से ये हो गया है। अभी मुझे एक लॉयर मिले तो मैंने उनसे पूछा, कहता है शेबी एक्ट जो है उस पर कोई कोर्ट जजमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि मैं लॉयर तो हूँ नहीं ना, मैं लॉ को इतना समझता हूँ। तो पता नहीं आने वाले दिनों में ये क्या होगा। क्या आप होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं? क्या एक लड़का अगर उनके मफादात या अंडरस्टैंडिंग किसी लड़के के साथ हो जाती है, एक लड़का उनमें से जाके लिखवा लेगा मेरी जो फीलिंग है औरतों वाली हैं, और एक लड़का लिखवा लेगा कि मेरी जो फीलिंग है वो मर्दों वाली हैं, लिहाजा वो दोनों शादी कर लेंगे। ये होगा अगर इस एक्ट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। मैं अगर चाहता तो मैं इसको वैसे भी पढ़ सकता था, मुझे यहाँ पे क्योंकि मैंने स्टडी की हुई इसकी काफ़ी, तो लेकिन मैं चाह रहा था क्योंकि ये लॉ है और हमारा मुल्क जो है वो इस्लामिक कंट्री है, कि ऐसा ना हो कि मेरी ही बात से कोई ऐसी गलत बात निकल जाए जो लोगों को जो जज्बात हैं या उनके अंदर जो गुस्सा है उसको हवा दे। मैं ऐसा नहीं चाह रहा था। लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनसे हटकर एक चीज़ आपने याद रखनी है। एज्यूम कर लें कि अपने चंद लम्हों के लिए ये फ़र्ज़ करना है कि ये जो एक ट्रांसजेंडर हैं, शी मेल है या ही मेल है, अगर ये उन पर ये एक्ट अप्लाई किया जाए तो उनके लिए ठीक है। राइट टू वोट, राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, सो ऑन एंड सो फॉर, उनको मिलना चाहिए। इस बात की मैं यानी कि एग्री करता हूँ कि उनको मिलना चाहिए। लेकिन इस चीज़ के अंदर जो राइट टू उनका विरासत कैसे, वो सब कुछ उनको मिलना चाहिए। लेकिन इस चीज़ के अंदर आपको ये करना होगा कि आप लेट ज्यूम के एक नॉर्मल औरत जाकर, जो यानी कि एक औरत है, उसकी जेंडर जो है वो फीमेल है, अगर वो जाती है, अगर वो जाकर अपनी जेंडर चेंज करवा लेती है, ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा सोसाइटी के अंदर। कि आप वो अपने जो भाई हैं या जो उनके खामंद है, जो भी सिस्टम है, तो वो भाई का हिस्सा ले लेगी औरत। सबसे पहले इसमें ये चीज़ वाज़ेह नहीं की गई कि एक औरत जो है अगर वो इलीगली तौर पर, इलीगल यानी कि गैर कानूनी तौर पर वो जाके लिखवाती है कि मैं मर्द हूँ, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मर्दों वाली हैं, तो कम से कम एक मेडिकल बोर्ड बिठाना चाहिए। इसके अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि अगर कोई लड़का या लड़की वो फीलिंग्स के बेस पर, अपने एहसासात की बेस पर अपने जेंडर तब्दील कराने, तो वहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठेगा, जो मेडिकल बोर्ड डिसीजन करेगा उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर मेडिकल बोर्ड को गपला शपला हो जाता है, फिर उसके आप एक लिमिट रख लें, 6 महीने रख लें, साल रख लें, 2 साल रख लें, उनका रिव्यू किया जाएगा। तो मुझे ये जायदाद हो गई है जो इनहेरिटेंस है, इस पर मुझे समझ नहीं आ रही कि एक लड़की जब जाके लिखवाती है कि मैं लिहाजा में जो फीलिंग मर्दों वाली हैं तो मुझे मर्दों वाली की तरह ट्रीट किया, क्योंकि ये तो एक्ट है, इसके सारी जो अदालतें आपकी सारा कुछ इसके अकॉर्डिंगली चलेंगी। ये यूरोप की तरह आप लोग ये सिस्टम को बना रहे हैं, और इसमें क्योंकि आप होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, लड़का और दोनों लड़के अपनी आइडेंटिटी को चेंज करा के शादी कर सकते हैं, वो लीगली आपको इजाज़त दे रहे हैं, तो फिर हम ये कहाँ रह रहे हैं? क्योंकि ये हमारा एक मुल्क जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। आप इस तरीके से तो ये हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की, वो तो तबाह हो जाएंगी, कुछ बचेगा भी नहीं। क्योंकि आप जब लड़कों को ये इस चीज़ को आप लॉ इजाज़त दे रहे हैं, तो हम और तुम क्या कर सकेंगे? लिहाजा क्योंकि मेरे आज एक वकील से बात हुई, मैंने कहा यार वो सुना है फेडरल जो है शरीयत कोर्ट है, उसके अंदर इन्होंने डाला हुआ है केस, तो वो कहते हैं कि जनाब सूद का भी तो शरीयत अदालत ने फैसला, उसका क्या हुआ? इसका भी कुछ नहीं होगा। उनका कहने का मतलब ये था। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि मैंने बेहतर समझा कि ये जो लॉ मेरे पास पड़ा था मैं अपने दोस्तों को बता दूं।
उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा आने वाले दिनों में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।